ओके, उकलाइयो पॉपुलेशन so number of humans living in a particular area is said to be population of that area, the inhabitant of a particular area। कोई भी अगर हमारे पास कोई जियोग्राफिकल रीजन हो, उसमें जो लोग वहाँ के निवासी हों, इनहेबिटेंट, आने जाने वाले नहीं, रहने वाले, इनहेबिटेंट्स, ठीक है। सो इनहेबिटेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन is termed as population in context of human it is called human population, in context of dogs it is called dogs population। क्योंकि अभी जब हम विज्ञान में पढ़ेंगे तो वहां इसी जगह पर कितने कुत्ते हैं, वो कुत्तों की पॉपुलेशन होगी, बिल्ली की पॉपुलेशन। तो जब तक सिर्फ पॉपुलेशन बोला जाए, चूंकि ज्योग्राफी है तो यहाँ अंडरस्टूड है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है। अदरवाइज जो भी किसी कम्युनिटी में रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उन सबकी अपनी इंडिविजुअल पॉपुलेशन है। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन it is called human population। there are various factors which determines the population density of a country। किसी रीजन में कितने लोग रहते हैं ये वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम से डिफाइन होता है। जैसे हमारे इंडिया में वेल डिफाइंड एंड इंटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम, इतनी नदियां हैं और उससे निकलकर कई कई ट्रिब्यूटरीज हैं। समझ आई बात की नहीं? कई तो कंट्रीब्यूटरीज हैं जो मिलके एक नदियां बनाती है, जैसे अलकनंदा मंदाकिनी मिला के गंगा बनाई और फिर आगे चल के कोसी गंडक न जाने। तो ये कंट्रीब्यूटरीज हैं, ये रिवर है, ये ट्रिब्यूटरीज है। समझ आई बात की नहीं? कंट्रीब्यूटरीज, मेन रिवर, ट्रिब्यूटरी जो ट्रिब्यूट हो जाए, सही है। तो हमारे देश में बहुत इंटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम समझते हो? जो पानी निकला हिमालय से वो सागर तक में ड्रेन होता है। उससे पहले जो भारत में जहां जहां घूमता है, तुम्हारे हम सबके घर में भी तो ड्रेनेज सिस्टम है। पानी वाश बेसिन या सिंक से कहां कहां नीचे नीचे जाता है, वो सब तो ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है ना। ऐसे भारत में भी जगह जगह जाता है, तो वो भारत का ड्रेनेज सिस्टम हुआ, ठीक है कि नहीं? तो ऑन व्हाट फैक्टर डज द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन डिपेंड्स? वेदर द फील्ड इज फर्टाइल, क्या वहां की जमीन प्लेन है, फर्टाइल है? इज द टेरेन सुटेबल फॉर लिविंग? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊंचे नीचे पहाड़ है तो वहां फिसली जाए लोग। तो क्या टेरेन सुटेबल है? इज इट प्लेन? जैसे नदर्न प्लेन में देख लो, यूपी में 2011 के सेंसस से के हिसाब से 20 करोड़ लोग, तो आप समझ में आया? तो इस तरीके से हम देखते हैं ऐसा क्यों है। 16% पॉपुलेशन इंडिया की यूपी में ही रहती है। क्यों है? क्योंकि वहां पर प्लेन, नदर्न प्लेन है। ड्रेनेज सिस्टम में गंगा या और यमुना वहीं से जाती हैं। अपने 2000 किलोमीटर के कोर्स का सबसे बड़ा लंबा रन और सबसे वाइडर रन तो वो यूपी में ही पूरा करें। समझ में आ गई बात की नहीं? तो इन सब चीजों पर है, वेदर द क्लाइमेट इज सुटेबल, इन सब चीजों। सो ऑन व्हाट फैक्टर डज द पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन डिपेंड्स? किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज the population of a region depends? पहली चीज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो और नदियां वहां जाए ना सूख जाए। जैसे कि यहाँ की लूनी नदी सागर में जाने से पहले ही सूख जाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है सागर तक पहुंच नहीं पाती, कम कम होते तो सूख जाती, लूनी नदी, यही है राजस्थान की। ड्रेनेज सिस्टम हो नहीं तो गुड वाटरफॉल पर है ना, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो दैट इज डिपेंड, दैट इज
जो उसका प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन, या फिर आप रेनफॉल ही समझ लें, परिणाम। जहां यहाँ 20 सेंटीमीटर है, यूपी में 200 सेंटीमीटर है पर एनम, और मोहसिन राम में 400 सेंटीमीटर से ऊपर, विश्व का सबसे ज्यादा। जयंती और गारो और जयंतिया, खासी और, ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों से गिरा है, मानसून आते पूरा वहीं पे गिरा, ठीक है। अच्छा, और किन चीजों पे बताइए? वेदर द टेरेन इज प्लेन, दूसरी चीज वहां का टेरेन कैसा होना चाहिए? वेदर टेरेन, टेरेन ना समझो तो वहां का रिलीफ पैटर्न, रिलीफ पैटर्न भी तो यही कहते हैं कि ग्राउंड, फिजिकल फीचर में आ जाएगा, इस प्लेन, सही है। वेदर द लैंड इज फर्टाइल, असम में लोग रहते ही नहीं, क्यों नहीं रहते? वहां की जमीन ही इनफर्टाइल, सही है। और केरल में देख लो, हिमाचल पे तो कहीं कहीं जहाँ पे, तो इस तरीके से वेदर द लैंड इज, इट ऑल्सो डिपेंड, फिर और ही बात समझो, वेदर देयर आर द मोड ऑफ इनकम कैसा है। मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का है, नदी के पास है, हजारों लोग उतरते हैं केरल में कोस्टल एरिया से, वहां से कहीं चले गए, कहाँ चले गए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम, हेल्थ केयर, जॉब अपॉर्चुनिटी, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन वो माइनर फैक्टर है, क्योंकि इन सभी से ही तो सब कुछ हो जाएगा, इन सभी से हेल्थ केयर भी हो जाएगी, जहां लोग रहेंगे धीरे धीरे तो लोग वहीं रहेंगे ना जहां ये सब बेसिक सुविधाएं मिलेंगी, फिर तो सरकार वहां काम कर ही देगी, नहीं कर देगी। तो इस तरीके से हेल्थ केयर, जॉब अपॉर्चुनिटी, और कनेक्टिविटी बाय ट्रांसपोर्ट मीडियम, किसी न किसी में। टू दैट इज सी या और किसी चीज पर भी ये काम कर रहा है। अब जरा देखें सोशल कंडीशन, वेदर इट इज हार्मोनिक और नॉट, अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग, क्या वहाँ हिंदू मुस्लिम या अलग अलग जातियों के बीच लगातार झगड़े तो नहीं हो रहे, नहीं तो लोग पलायन कर जाएंगे। इस देयर इज हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट रिलीजन, ये भी एक बात होती है। फ्रीक्वेंट डिजास्टर नहीं आता, आता है। सो वेदर देयर इज हार्मनी बिटवीन अलग अलग एथनिक ग्रुप, यानी अलग अलग सभ्यताओं के लोग, एथनिक ग्रुप जिनका जीन अलग हो, रिलीजन, कास्ट, और दैट इज जो कोई भी डिजास्टर पर भी हो सकता है। सम नेचुरल इवेंट, एक्सीडेंट which causes loss of human is called disaster. Disaster की भी definition पूछी गई इस चैप्टर में। disaster होता क्या है? Any natural event which results in loss of a mass of population is called disaster. आपदा, इसको क्या कहते हैं? सर जो मैसेकर हुआ वो भी तो मास किलिंग को ही कहते हैं, तो मैसेकर ह्यूमन मैसेकर भी हो सकता है, नरसंहार, मैसेकर का मतलब नरसंहार से। तो अगर जैसे ये कर रहा है हिटलर, वो भी मैसेकर है, लेकिन वो डिजास्टर नहीं है। सर अगर डिजास्टर से मैसेकर हो सकता तभी डिजास्टर होगा। अगर मान लीजिए डिजास्टर से कैलिफोर्निया में शुरू में जंगल जलते रहे, तब तक वो डिजास्टर, जंगल भी जलते रहे, घर भी जलते रहे, बचाया जाते रहा, लेकिन लोग जब मरने लगे तब वो डिजास्टर बना। इंसान अगर मरेंगे तभी डिजास्टर माना जाए, अदरवाइज बिल्डिंग का लॉस होने पर या कुछ भी होने पर डिजास्टर नहीं। सो एनी नेचुरल accident या event which results in loss of human being at large scale. So natural accident which results in loss of population
1 लाख। आप दिल्ली गए थे रोहन, कहाँ गए थे? यूपी। अब देखिए इंडिया पॉपुलेशन, सबसे पहले भारत में कंसेंसस कब हुआ? तो इन इंडिया द कंसेंसस वाज फर्स्ट डन इन 1972। 1872 और किसने किया? फिर बाद में कब किया गया? 81। तो ये यानी ब्रिटिश रूल में किया गया ना। सो कंसेंसस क्या होता है? दैट इज अ डिटेल्ड सर्वे ऑफ पॉपुलेशन, देयर एज, देयर जेंडर, देयर रिलीजन एंड देयर ऑक्यूपेशन। ये 5 चीजें पूछी जाएंगी और बहुत सारी चीजें होती है। 3 पेज का होता है, वो बहुत कुछ होता है, उसमें भरवाया जाएगा तो एक घर में 1 घंटा लगता है, ठीक है? तो सर कंसेंसस यानी जनगणना से तुम क्या समझते हो? सेंसस से तुम क्या समझते हो? नाउ सेंसस, अ डिटेल्ड सर्वे ऑफ पीपल, ठीक है, फॉर देयर जेंडर, उनका जेंडर क्या है, एज क्या है, रिलीजन क्या है, इसके अलावा ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या, ये सारी चीजें। इससे क्या होता है? जो हमारा इंडियन प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन होता है ना, वो फिर उसी हिसाब से प्लान करता है अगली पंचवर्षीय योजना के लिए कि अगले 5 साल में कैसे हमें देश को आगे बढ़ाना है। अरे इतने कम लोग क्वालिफाइड हैं तो अबाउट क्वालिफाइड करो, बात समझ आई कि नहीं? इसी से होगा। कितने लोग क्या कर रहे हैं? बहुत जुलाहे हैं, अब हमें जुलाहों के लिए, व्यूअर्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारी प्लानिंग कमीशन इसी को बेसिस पर तो लेके चलती है। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है? इट इज यूटिलाइज्ड बाय जो हमारा एनएसएस होता नहीं है, सर्वे कमीशन, जो हमारा एनएसएसओ होता है, क्या होता है? तो वो इसको लेके चलता है और फिर बाकी प्लानिंग कमीशन के साथ आपस में टैली करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट कंसेंसस वाज डन ज्योग्राफी है ना ये तो। किसी सीट पे 2 बुक हैं। किस सीट पर है 2 बुक? ये ले लो, ये नई बुक है ना, ये रखो, ओल्ड, थोड़ा बहुत टैली करेगा, कहीं कहीं लग गई। चलिए, नाउ अब देखिए कि इन द फर्स्ट सेंसस कब किया गया बताओ? दैट इज 1871 में। और सेकंड डिटेल्ड सेंसस, उसमें सारी बात नहीं पूछेगी, बस थोड़ी थोड़ी पूछेगी। डिटेल्ड कब किया गया? 9 साल बाद। इन 1881, जिसमें हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 38 करोड़ पाई गई। इस चीज को देखकर बताएं।
कहाँ से स्पार्क हुआ? इधर बैठ जाओ तुम, इधर ही बैठे चलो। पॉपुलेशन सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके बताओ। ठीक है, नाउ फर्स्ट कंसेंसस कब किया गया? 1872 में। नेक्स्ट डिटेल्ड consensus was done, census was done, ठीक है, census was done। सर पर जो पहली बार सेंसस हुआ तो सेंसस हुआ ही नहीं पूरा, तो फिर पूरा नहीं हुआ बस, लेकिन पहली बार जनगणना की गई, लोगों का कितने लोग हैं पता किया गया, ठीक है, हैं? हुआ था लेकिन हुआ था सब बस क्या फैक्ट हुआ? तो लिखा है तो इसमें हुआ है, और फिर इसमें कुछ पॉपुलेशन 38 करोड़ रही होगी जिस समय पहली बार हुआ, ओके। नाउ इसके बाद 121 करोड़ लोग कब थे? जब फर्स्ट हुआ तो 38 करोड़ थे, लेकिन इसके बाद आपके पास टेबल भी बनी होगी, तो ये कितने लोग थे बताइए? दैट इज 38 करोड़। और जब इसके बाद 2011 में हुआ तब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई? हर 10 साल में सेंसस होता, ओके, प्लानिंग की जानी चाहिए। सो that is on 2011 when census was done, in 2011 when census was done, population of India was found as, आप बताओ कितना पाया गया बेटा? कृपा, कृपा नाम है ना आपका, बताइए। अभी बताया बुक नहीं है, कोई बात नहीं। इंडियन पॉपुलेशन वॉज फाउंड, ठीक है, वॉज 121 करोड़। अभी तो बताया 1 to 1 वो मिलियन है, अब उसी को करोड़ में बदल लो। टोटल जैसे 150 करोड़ है ना भारत की पॉपुलेशन, 2011 में कितनी थी देख लो। 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, 10 मिलियन का मतलब 100 लाख, ये जानते हो? और 1 मिलियन का क्या मतलब होता है? 10 लाख। अच्छा ये मुझे बताओ कि 100 लाख में क्या 1 करोड़ होता है? अब 1210 मिलियन, सर 1210 है नहीं सर, वो कुछ होगा, उतना हमें नहीं करना, तो दैट इज इक्वल टू 121 करोड़। बोलो बात समझ में आए भाई? सो वी वर, हम कितना है बताओ? हम तो उस समय 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन के थे, 17.5%, जबकि हमारे पास जमीन कितनी थी आयुष? हम 7th हैं लैंड के एक्विजिशन के मामले में, 2.3% जमीन है, 2.4% है ना, तो 2.4% में विश्व की कितनी आबादी रहती होगी? 17.5%। वी आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डेंसिटी विश्व में कहां पर है? इंडिया में। तो अगर आप ऐसे देखें
हम एनआरआई को भी कैलकुलेट कर लें कि हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स आए थे तो बहुत सारे लोगों को जहाज में भर भर के साउथ अफ्रीका भेजा, बहुत सारे लोगों को अमेरिका भेजा, अपनी कॉलोनीज में से काम कराया और इंडियंस वहीं रह गए, बस गए। तो इसलिए पूरी दुनिया में हर देश में 1/6 पॉपुलेशन तो इंडियन है ही। तुम किसी भी देश में चले जाओ, और कहीं कहीं सऊदी अरबिया दुबई में तो 50% इंडियंस, फिजी कहीं भी चले जाओ सब इंडियंस भरे हुए हैं, ठीक है। और इसलिए अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के कितने लोग इंडियंस हैं, 25%, 17.5% तो इंडिया में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो यहाँ के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, और वो अपनी आय का 60% भारत में भेजते हैं। ये हमारी जो इनकम है, नेशनल इनकम, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। हम बाहर से मुफ्त में डॉलर पा लेते हैं और यहाँ के लोगों को रुपए बांट देते हैं, डॉलर बैंक में रख लेते हैं। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो कैसे होते हैं बताइए, यहाँ के जो इंडियंस हैं वो कल्चरल हैं, एथनिक है। एथनिक का मतलब समझो, ब्रिटिशर्स और इंडियंस में या अमेरिकन में अंतर समझो। जो यहाँ के लोग हैं वो परिवार के, दे आर ओरिएंटेड फॉर देयर फैमिली। वो अपना पूरा जीवन किस चीज में लगा देते हैं, घर बनाना है, ये सब करना है, घर पे पैसा भेजना है, वहाँ ये करना है, कंस्ट्रक्टिव माइंड की वजह से, तो वो सारा पैसा यहाँ भेजते हैं। औसतन एक यूरोपियन अपने जीवन में 5 शादियां करता है, और उन 5 शादियों से, औरत भी 5 शादी करती है और मर्द भी करता है, और उन 5 शादियों से होने वाले बच्चों में से किसी को भी नहीं पाता। 18 साल के होते ही इधर उधर, तो वो लोग वफादार नहीं है उन। और जितने भी यूरोपियन हैं वो मकान खरीदने से अच्छा किराए पे रहना और मजा करना पसंद करते हैं, शराब पीना। वो इस मामले में ध्यान ही नहीं देते कि उन्हें पैसा बचाना है, किसी को दे, यानी उनकी जो लीगलिटीज और लायबिलिटीज है जीरो है। जबकि इंडियंस क्या मानता है, वो बाहर भी गया है तो मोदी क्यों एड्रेस करते हैं कि तुम भारतवंशी हो, तुम एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो, तुम्हें भारत के बारे में सोचना चाहिए, वहां पैसे भेजो। क्यों? इसीलिए तो एड्रेस करते हैं, और पैसा है, समझ में आया? क्योंकि हम लायबिल हैं, तो हमें अपनी लायबिलिटीज पता है, जबकि यूरोपियंस को पता ही नहीं है। उनको तो जीवन भर शादियां करनी है और उन बच्चों के नाम भी भूल जाने हैं, ये चक्कर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए पूरे विश्व की 25% पॉपुलेशन कौन है, इंडिया की। और जबकि इस सेंसस के हिसाब से इंडिया में कितने लोग थे बोलो, 17. सो अवर बुक में लिखा है पॉपुलेशन was 17.5% of the world. अच्छा, however we acquire, हम 7th पोजीशन है। जब तुम पहला चैप्टर पढ़े थे तो भारत की स्थिति क्या थी लैंड के मामले में, 7th थी, 2.4% ऑफ द लैंड ऑफ द वर्ल्ड। बात हो गई, चलिए नाउ अब आगे देखें। देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द इंडिया ड्यू टू इट्स वेरीड टेरेन। हमारे यहाँ कहीं पहाड़ है तो कहीं मरुस्थल है, वी आर हैविंग डेजर्ट, वी आर हैविंग माउंटेन्स, वी आर हैविंग प्लेट्यू, सम आर आइलैंड्स, सम आर दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हमारे यहाँ हर तरीके का टेरेन है, और इस वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए बात नहीं करो, चलिए नाउ सो देखिए
जो 2011 के कंसेंसस के हिसाब से यूपी की कितनी पॉपुलेशन थी? 20 कितनी थी है? देखो, एज पर 2011 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ यूपी, देख लेना, इसे टैली कर लेना, वॉज 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ ही दिए, आप चेक करो, ठीक है। और ये इंडियन पॉपुलेशन का क्या 16.5% है, चेक करो। इट इज, तो इससे पता चलता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ सही नहीं है। हमारे 28 राज्य हैं और एक राज्य में ही 16%, क्या ये ठीक है? सो इट इज 16.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 5.5 की 5.6? 5.5 करोड़। However, it is the largest state of India. सर ये करोड़ में ये सारे परसेंटेज में मिल रहा है, हाँ? मतलब ये 5.5% 20 करोड़ है। अच्छा, इसका राजस्थान का क्या दिया है? 5.5% है। चलो उसको देख लेते हैं। यानी उसकी वो नहीं दिया ना, इस पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 5.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का ऐसा कौन सा शहर है जो 5 राज्यों से भी बड़ा है? बोलो कुछ। करेक्ट, इन्होंने बता दिया कक्ष, इसमें जानकारी ज्यादा, इसलिए हर चीज में सिर्फ कक्ष। एक गुजरात का एक ऐसा शहर है जो पूरा दलदली इलाका है। ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया कक्ष है, रन ऑफ कक्ष, इसे क्या कहते हैं? ये मणिपुर 5 जो सिस्टर स्टेट्स है ना, कक्ष, इस शहर का नाम ही कक्ष है। क्या नाम है बोलो? दलदली इलाका। जब यहाँ पर लोग जाते हैं जवान लोग, तो इतने कीचड़ में घुस के वहां पर पेट्रोलिंग करते हैं। पूरा सी लेवल के पास है, तो यहाँ कौन रहेगा? हाँ बोलो। KUTCH, ठीक है। रन ऑफ कक्ष का एक एरिया जो 5 राज्यों से भी बड़ा, एक जिला, जैसे जोधपुर है ना, तो वैसे एक जिला, वहां एक विधायक। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके का हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है। अदरवाइज पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जिले बनते हैं। जहां 20 लाख या 20 लाख से कम लोग रहते हैं, ठीक है, उसे एक जिला घोषित किया जाता है। तो उस हिसाब से सब जिले होते हैं, समझ आए? तो यहाँ पर जितने, जब तक वो हो नहीं जाएंगे तब तक कोई इसे डिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना बोले। बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं, वहीं लक्षद्वीप में सिर्फ 65,000 लोग रह रहे हैं। चेक करो जरा बुक में, लक्षद्वीप में कितने हैं? और कहीं कहीं जैसे असम है, वहाँ 0.6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड्स। तो इस तरीके से ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, नाउ सिक्किम की पॉपुलेशन क्या है? दैट इज सिक्किम पॉपुलेशन is 0.6% of total population. Population of Lakshadweep is 64,000. बोलो। सर वो 0.6 मिलियन 0.6 मिलियन है, ठीक है। और कितने लोग हैं? अब आगे देखिए। So that is, हमारे देश के ऐसे कौन से 5 राज्य हैं व्योम, जो हमारे देश की 50% पॉपुलेशन वही रहती? सिर्फ 5 राज्य। उत्तर प्रदेश, हाँ बिहार, हाँ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
और सर बोलो, व्हाट आर द 5 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल? ओके, आंध्र प्रदेश की जगह मध्य प्रदेश होता मध्य प्रदेश में कम लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश का तो 60% एरिया जंगल ही जंगल है। है। बट उससे राजा हो गया। हम अभी 2011 के अगर तुम्हारे पास नई बुक है तो बताओ जिसमें नया कंसेंसस दिया है। मतलब गूगल पे गूगल, अब लेकिन हम लोगों के कंसेंसस के हिसाब से बात हो रही है। आंध्र प्रदेश का तो बंटवारा हो चुका है ना। आंध्र प्रदेश 2011 में तो हुआ नहीं था, अभी आंध्र प्रदेश का डिवीजन हो चुका, इससे से कम तो इसलिए कम होनी चाहिए, बात सही है। सो अब हम इसको देख भी लेते हैं कि व्हाट आर द 5 स्टेट्स, इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन हम बात 2011 के हिसाब से कर रहे हैं तो करना इसी के हिसाब से बात करेंगे। ये लिख लेना एज पर। तो लिखो यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं लिखेंगे, राजस्थान, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश एंड एक और कौन रहेगा, बिहार। ये है 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश का किसमें बंटवारा हुआ है, बोलो मान, तेलंगाना और एक सिर्फ आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है। अब जो तेलंगाना है उसकी राजधानी हैदराबाद हो गई, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी में अभी बात चल रही है कि उसको अमरावती रखा जाए, है ना। पहले जो थे, अब फिर से ये आए रेड्डी, जब से जगन मोहन रेड्डी फिर से अमरावती कर दी। जो इनके पहले वाले थे बोले अमरावती नहीं रहेगी। 3 राजधानियों का उन्होंने स्थापित किया, एक पॉलिटिकल कैपिटल, एक एथनिक कैपिटल, एक इकोनॉमिक कैपिटल, ऐसा हुआ। अब फिर से जब से रेड्डी आए हैं तब से इन्होंने अमरावती कर दिया। अमरावती में 60,000 करोड़ के प्रोडक्ट चल रहे थे उसे राजधानी बनाने के लिए, और बाहर की सब कंपनी आई थी, जापान, चीन की, से बनाने के लिए। जगन मोहन रेड्डी जैसे ही सत्ता से उतरे, जो नए वहां के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा अमरावती नहीं बनेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर धड़ाम करके गिर गए। वो उसे भूतिया शहर बोल दिया गया, बोले अब तो ये गया। 9 साल से वो भूतिया शहर था। अब फिर से जब 1 साल पहले जगन मोहन रेड्डी आए, उन्होंने कहा नहीं अमरावती होगा, इस पे पुरानी योजनाओं में हम सबसे बात करके चालू करेंगे, फिर शेयर उठ गए। बात समझ आई? तो एक पूछा जाए कि किस मुख्यमंत्री के घमंड ने एक बसे बसाए शहर को भूतिया शहर बना दिया, तो अब जो पिछला कौन है जिसको जो वहाँ का हो वो जाने। आंध्र प्रदेश का पिछला मुख्यमंत्री कौन था, तो उन्होंने ये काम किया कि बोले अमरावती नहीं। इतनी बात हो गई। सर वो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र महाराष्ट्र आना चाहिए, महाराष्ट्र। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज ऑल अनइवन। ओके, अब हम जरा देखें कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। जरा इस चीज पर ध्यान दें, वर्ल्ड में इंडिया की क्या स्थिति है और इंडिया का इंटरनल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, दोनों चीजें। आयुष, क्या आप मुझे बताएंगे हाउ मैनी पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है एज पर 2011 सेंसस? 382%। उस समय बिहार में कितनी रही होगी? भारत की 382 थी, लेकिन बिहार में 1100 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो मोस्टली डेंसिटी पॉपुलेटेड। ओके, नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी मैप वर्ल्ड वाइड। देखो, अब इसमें दिखाया गया है कि अलग अलग जगह की क्या पॉपुलेशन है।
इसमें जो सबसे ब्लैक है, जो येलो है, वहां रेयरेस्ट है। कैलिफोर्निया में 2 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर रहता है। अगर ये चीज देखा जाए तो पूरे जोधपुर में सिर्फ 10 लोग रहेंगे, तो तुम्हें कहाँ कहाँ 10 लोग मिलेंगे अगर निकल जाओ बाइक में। ऐसी स्थिति कैलिफोर्निया। ये देखो नाउ सी दिस, ये देखो 0 से 10 लोग, 1 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। पूरा जोधपुर 5 स्क्वायर किलोमीटर, और कैलिफोर्निया में 2 लोग ही रहते हैं। पूरा देख लो जरा यहाँ पर। और ये वाला मैक्सिको, ये सब, इनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ शॉपिंग मॉल में सामान खरीदना है तो कोई खरीदवाएगा नहीं, खुद पेमेंट करो, खुद उठाओ, लेके चले जाओ, ऐसा होता है। पार्किंग में कोई नहीं मिलेगा, आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। ये देखो बहुत अच्छी है, तो मैक्सिको और इन सब की बताई जा रही है। इवन यूएसए की भी देख लो, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये है यूएसए, ये मालूम है ना, 10 से 25। और उधर वो जो अलास्का का एरिया, जो रशिया ने इसको डोनेट कर दिया था, वो भी अब यूएसए का हिस्सा है। 60 करोड़ में दे दिया था, बोला ले जाओ। ये रशिया है, इनके बीच 2 किलोमीटर का अंतर है, रशिया और अमेरिका के बीच। जब यहाँ पर बर्फ जमती तो पैदल चले आते हैं लोग, समझ आई बात की नहीं। तो आप इसके बाद थोड़ी अच्छी स्थिति, ये कौन सा एरिया बताओ? पनामा तो ये हो गई, ये मुझे लगता है ये मैक्सिको होगा, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इन सबको देख लो। साउथ में जो सदर्न एरिया है, तो इसमें चिली, ब्राजील, इन सबको देख लो, अमेजोन का एरिया, इन सब में भी बहुत कम पॉपुलेशन है। सर येलो येलो है मोस्टली। इसको क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ। ये पूरा अमेजोन के जंगल है यहाँ पर। इसी में अगर आग लगती है, कैलिफोर्निया में भी तो जंगल है, कितने 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से लोग जल रहे, सब जो हॉलीवुड के स्टार्स के सबके घर जल गए। अब देखिए इसके बाद देखिए, ये जो रेड होगा, रेड में 100 से 150 थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ जो बहुत बड़े बड़े, ये तो सहारा डेजर्ट है ना, बहुत बड़ा, तो इसमें नाइजीरिया या कुछ और भी जो होंगे, कुछ सोमालिया, इन सब में, या साउथ अफ्रीका, कहीं कहीं थोड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये कौन सा हो सकता है? इजिप्ट ऊपर होगा, इजिप्ट कहीं यहाँ पर होगा, ये मिस्र है यहाँ पर, यही है इजिप्ट ना, समझ में आया ना। इसके बाद ऊपर आप देखिए, ये कहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दिखेगी? यस, ये इंग्लैंड का एरिया है, दैट इज आयरलैंड, इंग्लैंड या स्कॉटलैंड, इन्हीं सब का है। अब इसके 4 टुकड़े होने वाले हैं, 1 महीने के अंदर ही अंदर हो जाएंगे लोग, क्योंकि सब एथनिक ग्रुप अपना अपना वापस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी डेंसली पॉपुलेटेड है। अदरवाइज यूरोपियन कंट्री में जो ऑरेंज है, ऑरेंज का कितना मतलब है? करीब करीब 100 से 150 ऑरेंज। लेकिन हम जब और इधर आते हैं तो यहाँ पर देखो, ये पाकिस्तान भी ठीक ठाक पॉपुलेटेड है। अगर हम देखेंगे तो ये जो डार्क रेड है वो क्या है? 300 से 400 पाकिस्तान में। और जबकि अभी अभी अर्पित ने बताया 382 इंडिया की 2011 के हिसाब से कंसेंसस है। तो 382 किस ग्रुप में आएगा? 382 कहते हैं तो ये फिर ब्लू ही हो गया। बांग्लादेश की 1000 सबसे ज्यादा लोग कैसे हैं, और 50% लोग वहां के गरीब हैं। 50% ऑफ बांग्लादेश पॉपुलेशन इज, सही है। और अभी 1 हफ्ते पहले ट्रंप ने बोला है कि हम अमेरिका से बांग्लादेश को अब कोई भी मॉनेटरी हेल्प नहीं करेंगे। अब वहाँ बहुत बड़ी भुखमरी आ रही है। और अडानी का जो बिजली का बिल है, वहीं से अडानी वहाँ बिजली पूरी देता है, उसका बिजली का बिल वो नहीं देता। 6000 करोड़ रुपए बकाया है, तो वो बिजली भी काट देता है। अच्छा, अब ये देखो इंडिया की स्थिति देखिए, फिर मैं इनसाइड इंडिया दिखाऊं। ये देखो चाइना में भी चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड था, अभी थोड़े दिन पहले था। अब इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड भी हो गया है और हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो गई है। तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पूरा रीजन जानते हो, तिब्बत है। पूरे तिब्बत में पूरा प्लेट्यू सिर्फ 60,000 लोग रहते हैं। चाइना ने बड़ी आसानी से 2-4 लोग को मार के इस पे कब्जा कर लिया। 60,000 लोग इतने बड़े एरिया में, ना पानी है ना कुछ है, प्लेट्यू है। बादल ऊपर से सिर्फ निकल जाते हैं, बारिश भी निकल तो है, वो हिमालय के बगल बगल जाती है, लेकिन ये पूरा प्लेट्यू है, तिब्बतियन प्लेट्यू है।
प्लेट्यू पे बारिश नहीं होती, एक बंजर है, खाने पीने का भी कुछ नहीं। अच्छा इंडिया में देखो ये बांग्लादेश की कितनी हो सकती है 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ कैलिफोर्निया में 2 और कहाँ यहाँ 1000, समझ में आएगा। तो वैसे तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ 300 से 400 है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ग्राफ विद इन इंडिया, ये तो वर्ल्ड वाइड देख लिया। आइडियल कितनी होनी चाहिए? आइडियल का क्या मतलब, आप देख लें जैसा टर्न होगा वैसे रहेगा। तुमको यहाँ पे आइडियल लग रहा है? आइडियल तो नहीं है ना, यहाँ ज्यादा ही है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जैसा रिसोर्सेज होता है वैसे उसी के हिसाब से, अगर ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत कम है, अमेरिका में बहुत संपन्न, हमने बताया अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 19 ट्रिलियन डॉलर, ये बात भी आप लोगों को पता होगी। कितनी है वहाँ की इकोनॉमी? वर्ल्ड की नंबर 1 है, 19 ट्रिलियन डॉलर। कहाँ की है? यूएसए। चाइना सेकंड पे है। 11 ट्रिलियन चाइना की है, समझ में आई बात। और इसी के बाद अब यहाँ पर देखो दैट इज जर्मनी की आएगी, फिर जापान, जर्मनी जापान आस पास ही है, और फिर इंडिया। देखो इंडिया जो है 6.28 ट्रिलियन की पे पहुंच गया है, और ये 6.30 और 6.34 बस इतने का। यूएसए 19 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन यहाँ का एक बहुत अच्छा सर्जन वहां गया, बहुत लाखों रुपए कमाता है। वहां पर मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तुम्हारे दांतों में दर्द होगा तो 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला उस डॉक्टर को, वहां अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा तुमको। और उसमें उस इंस्टॉलमेंट बनाएंगे कि 6.5 लाख का आपका ही इंस्टॉलमेंट में भर दीजिएगा। जब वो वहां पर इलाज कराने गया तो फिर जब उसने इलाज कराया बोला मेरे इस दांत में भी दर्द हो गया 3 महीने, बोले उसका अगले 3 महीने में मिलेगा। आप समझो मेडिकल क्राइसिस कितना है। यहाँ तो तुम 200 रुपए देके करवा लोगे। और एक बहुत बड़े डॉक्टर के दोस्त ने बताया कि जो उसका बिल आया दोनों दांत का, वो उसको इंस्टॉलमेंट बना दिया, इन 4 सालों में तुम्हें भरना है, वो भर ही नहीं पाया। यहाँ तो तुम जाके डॉक्टर साहब के देख लेना, देख लेता है आधे घंटे। तो भले ही ये जरूरी नहीं है कि जो लेस पॉपुलेटेड है, जैसे आपने आइडियल कंडीशन का, जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ा क्राइसिस मेडिकल का वर्ल्ड में बिना इंश्योरेंस के कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका। जबकि यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस ना भी हो तो यहाँ आप देखते हैं कि कई तरीके की योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना है, ऐसे ही 5 लाख का इलाज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि now let us see population density of all states in India मैप। चलिए अब इस चीज को देखें कि भारत में जैसा बिहार में देखा गया 1000 है, तो और जगह कैसा कैसा पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ है। लेट अस सी, ये देखो, तो ये ग्राफ आपके में भी बना होगा बुक में, मेरे ख्याल से बना होगा। नाउ अब देखें ये कौन सा है, 2001 में, 2001 का कंसेंसस देखो, तो इसमें क्या दिखाया गया है? कुछ सही नहीं दिखा रहा है। इसमें ये दिखाया गया है कि अलग अलग पॉपुलेशन कहाँ की कितनी है। देखो सरी किताबों में भी है, 2001 में भी दिया है। 2001 में 16 करोड़ थी यूपी की, और जबकि राजस्थान की कितनी थी? देखो 5.6 में ठीक ही लिख रहा था, उसमें नेट में दिया था इतने करोड़ थी। समझ आई बात की नहीं? जैसे आप नेट में अलग अलग साइट में पढ़ोगे तो 5.6 करोड़ भी है, 5% की 5.6 तो 121 के हिसाब से। अब ये देखो अलग अलग जगहों की दी है, बिहार इन सब की। ये तो हो गई पॉपुलेशन। अब हम देखेंगे कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बता रहा, ये तो पॉपुलेशन। अब लेट अस सी द पॉपुलेशन डेंसिटी, कहाँ की कितनी है वो तो देखी जा सकती है। हाउएवर लेट अस सी, ये देखो ओके, दैट इज डेमोग्राफी।
कहाँ कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। ओके नाउ इसमें दिखाया गया है दैट इज 1000 से 1500 भी 1500 से ऊपर हो गई है। 1500 से ऊपर ब्लैक वाला, ब्लैक पोर्शन देखिए, क्या इंडिया में है कोई 1500 से ऊपर? कोई नहीं, ब्लैक कोई नहीं है ना। 1500 से ऊपर होगी तो यहाँ पर होगी बांग्लादेश में। ओके तो 15, लेकिन 1000 से 1500 है जो डार्क ब्लू है, यहाँ पर अब 1000 से ऊपर होगी। पहले 1100 थी, अब क्या हो गया 2011 से 2024 के बीच बढ़ गई होगी। तो कितनी हो गई? दैट इज फ्रॉम 1000 टू 1500। ओके अब इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है? जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर एनम 2% है, 2.06, उसमें अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग है। सही है। चलो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा एरिया है? छत्तीसगढ़। ये झारखंड है, ये क्या झारखंड? ये छत्तीसगढ़ ना, मध्य प्रदेश से ही जो लगभग, ठीक है, 3 राज्यों से। तो इस तरीके से आप देखें बाकी जगह की एक जैसी है, लेकिन यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की भी उतनी डार्क नहीं है। और केरल की देखो, केरल की, तमिलनाडु की भी ज्यादा ही हो गई। ओके तो इस तरीके से अनइवन। और सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर, और यहाँ की भी बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से अगर आप कहेंगे ATM ना मम्मी, ठीक है नहीं, तो उस तरीके से अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर आ गया। अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन, काफी कम पॉपुलेशन। ओके नाउ अब आगे की बात करें कि the population density of India as per 2011 consensus was 382% per square kilometer. However, at the same time, the population density of Bihar was 1100. ठीक है, we are the densest populated in the world and second highly populated in the world. अब हो गए, लेकिन जिस समय ये बुक लिखी गई है, जबकि बात की गई, अब हम लोग रिसेंटली 1 साल पहले हो गए हैं, उनसे ज्यादा पॉपुलेटेड हो गए। ठीक है, कोरोना में उनके बहुत लोग मरे हैं, तब से ये सारी डेमोग्राफी चेंज हुई। वो बोलते कि हमारे कोई मरा ही नहीं, लेकिन बाद में जब वेलफेयर स्कीम हुई तो उन्होंने सीधा अपनी पॉपुलेशन घटा दी। तो ऐसे ही चलता। नाउ दैट इज, इस चीज को लिखें कि हमारे यहाँ देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है 51 से 81। 30 साल के बाद, 30 साल तक बहुत ग्रोथ हुई है। फिर इंदिरा गांधी के जो जनसंख्या नियंत्रण कानून हुए और स्टेरिलाइजेशन ये 75 में किया गया। तुमको मालूम है इमरजेंसी हुई थी? तो पहले देखो 1951 से 1981 तक बोलो ये कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी 51 में कितनी पॉपुलेशन थी और 81 में कितनी हुई, जरा चेक तो करो। सो देयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग 361 मिलियन इन 1951 टू 1028 मिलियन। कितना? हाँ ये सही बात कर रहे हो, दैट इज 683 मिलियन। देखो इन 1951 India's population was that is 361 million, यानी 36.1 करोड़। कितने लोग थे? और बाद में कितने हो गए? इन 1981 India's population कितनी हो गई? 68.3 करोड़। 68.3। इस बात को समझ लो, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है और जिसमें से 150 करोड़ इंडियंस हैं जो भारत में रहते हैं और 100 करोड़ वो हैं जो बाहर रहते हैं। 100 करोड़
अलग अलग देशों में किसी भी देश में चले जाओगे 1/6 पॉपुलेशन, 20% तो वहाँ हाई है। हम लोग स्लेव बन के गए थे, लेकिन अब वहाँ के नेटिजन्स बन गए, वहाँ वोटर्स बन गए। समझ में आ गया? और तो टोटल कितना हो गया? 250 करोड़ तो इंडियन है, 25% से ज़्यादा बढ़ में इंडियन। अब आगे देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन है वो 51 से 81 तक एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ी, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया बताइए? हमारे दो का प्रोग्राम चलाया, दैट इज स्टेरिलाइजेशन। हर पुलिस वाले को बोला गया कि तुम्हें डेली 50 लोगों को पकड़ के स्टेरिलाइज कराना है। 16-16 साल के लड़कों को पढ़ा के नसबंदी करा दी गई, वो कभी भी पिता नहीं बन सकते, ऐसा किया गया। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ फिर उनकी सत्ता चली गई, क्योंकि ये सब काम तो डेमोक्रेसी में नहीं चल पाता ना, ऐसे ही करना चाहते हैं। तब भी फिर भी हमारे पॉपुलेशन में कर्व आए, कंट्रोल आए, अदरवाइज वी कुड नॉट मैनेज विथ सच ए नियर रिसोर्सेज सच ए बिग पॉपुलेशन। हम इतने थोड़े से संसाधनों में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे संभालते? और हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट भी हो जाता, और कई तरीके से जो हार्मोनी है वो भी डिस्टर्ब होती। जब चीज़ों में लड़ाई होती है तो किसी भी चीज़ को लेके हो जाती है, पानी को लेके, धर्म को लेके, जातियों को लेके, वो चीज़ चाहिए हमको किसी बहाने से। तो उस जनसंख्या विस्फोट को रोक दिया गया। 81 के बाद हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो बढ़ी, लेकिन ये ऐसे बढ़े, बढ़ती जा रही, ईयर बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? हाउएवर दैट इज एक्सपोनेंट इज नाउ रिवर्स्ड, ठीक है, इट इज नाउ एट सैचुरेटेड पॉइंट। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ की भी बात करेंगे कि हर साल कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे यहाँ होता है, दैट इज 2% का पर एनम का ग्रोथ है। चलिए फिर से समझें, 1951 से 1981 ये पॉपुलेशन समझ में आ गया। इसके बाद हम कहाँ पे आ गए बोलिए? 2011 में कितनी हो गई? यहाँ पे कितनी थी और यहाँ पे कितनी थी? पहले थी 38 करोड़, 36 करोड़, फिर कितनी थी? 68 करोड़, और अभी कितनी हो गई? 121। तो देख लो, करीब करीब 30 सालों में, इन 30 सालों में कितनी बढ़ी और इन 30 सालों में कितनी बढ़ी। अब आप ये समझ लीजिए, जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो ग्रोथ रेट भी ज्यादा हो जाता है, कम लोगों में ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं होता है। हाउएवर इट वाज कम, फिर अचानक बीच में और भी बढ़ी, वो हम देखेंगे। ओके, चलिए 20 साल 30 साल, ये भी 30 साल है ना, ये कितना हो गया? वैसे तो देखा जाए ये ज्यादा बड़ा रेट है ना। चलिए इसको चीज को अभी समझते हैं। नाउ सिंस 81 द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइंड ग्रेजुअली। क्यों डिक्लाइन हुआ? देखिए, सिंस 1981 ग्रोथ रेट declined gradually। ये जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है उसकी दैट इज एक्सपेक्टेंसी रेट। हम लोगों की जैसे क्या है कि जीवन प्रत्याशा अवधि 65 ईयर्स। एक बच्चा जन्म लेता है आज, तो एक आशा की जा सकती है भारत में मेडिकल हेल्थ केयर को देखते हुए कि 65 ईयर्स तक जिएगा, जबकि वही जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट या जीवन प्रत्याशा दर 101 साल। वहां पहले सरकार 100 साल वालों को, 100 साल से ऊपर जो जीते थे उनको सिल्वर प्लेट देती थी, लेकिन उसका घाटा लग गया, इतने ज्यादा लोग जीने लगे, वो प्रोग्राम भी बंद है। उसका मेन की पीरियड है कि वो चीनी और नमक नहीं खाते। अब देखो, तो हमारे यहाँ ग्रोथ रेट, अब दो चीज है, पॉपुलेशन बढ़ती है किस वजह से? एक ग्रोथ रेट है, डेथ रेट। व्हेन ग्रोथ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, देन पॉपुलेशन इंक्रीजेस। सही है? बर्थ रेट देखो, व्हेन एक बर्थ रेट है, एक डेथ रेट, तो दो अलग अलग चीजें देखें। तो अब हम देखेंगे वास्तव में बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होती है और ग्रोथ रेट क्या होता है। तीन चीजें अलग अलग। चलिए, सो
पॉपुलेशन सनलाइट स्टडीज। नहीं, राजस्थान जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है उसमें इंडिया के सिर्फ चलो नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पॉपुलेशन। इतनी बात समझ आ गई कि नंबर ऑफ या पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट इज एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। जब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, तो यहीं से यूनिट पता चल गई। तो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड इन, इस यूनिट इज पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आगे देखिए, व्हाट डज इट मीन नाउ। बर्थ रेट क्या होता है? What does it mean by birth rate? The number of births taking place per 100 people per year. 1000 लगा? ठीक है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट को कम करके होते हैं। हाँ, इस चीज को भी हम देखेंगे, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। दिखाओ कहाँ लिखा था। So number of births taking place per 1000 people per year। अच्छा, डेथ रेट क्या होगा? डेथ रेट देखिए, नंबर ऑफ डेथ्स taking place per 1000 people per year। निखिल, ग्रोथ रेट क्या होता है? बताओ। दैट इज बर्थ रेट माइनस यही ग्रोथ रेट। मान लो अगर हम ये कहें कि 6 बर्थ रेट 6 है और ये 4 है, तो हमारा 2% मतलब पर 1000 का ग्रोथ रेट है। पर 1000 2 का ग्रोथ रेट, वो 1000 में, सब कुछ 1000 में चल रहा है ना। सो व्हाट इज ग्रोथ रेट? इट इज इक्वल टू बर्थ रेट और माइनस डेथ रेट। Rate or the pace of population increase, तो इसको वही ना रेट ऑफ, rate और the pace। हाँ, जिस गति से बढ़ रही है उसे ग्रोथ रेट कहेंगे। व्हाट डज इट मीन बाय एब्सोल्यूट ग्रोथ? एब्सोल्यूट ग्रोथ, अब एक ग्रोथ रेट तुम्हें समझ में आ गया। मान लीजिए हम ये कहते हैं हमारी बर्थ रेट क्या है? 6 पर 1000 पर ईयर, यानी 6 बर्थ पर 1000 पर ईयर हुई। तो अगर 6 बर्थ होती हैं बर्थ, वैसे पर 1000 पर ईयर। अच्छा, और मान लीजिए डेथ कितनी हो रही हैं? 4 डेथ पर 1000 पर ईयर। आप ऐसे समझ लो, एक गली में 250 लोग रहते हैं, 4 गलियों में आपको अगर एक साल में देखो 4 गली मिला लो तो 4 लोग से ज्यादा नहीं मरते। अपनी गली में मरते क्या? तुम्हारी गली में हर साल एक ही व्यक्ति मरता होगा ज्यादा से ज्यादा। 250 लोग तो रहते हैं एक गली में, सही है। तो और ये बर्थ रेट है पूरे हमारी इंडिया की। ग्रोथ रेट 2% है, 2.06%।
जबकि हिंदू लोगों की बर्थ रेट 1.86 है और मुस्लिम लोगों के 2.46, उनकी भी ज़्यादा नहीं है। कितनी है? 2.46। जो पारसी लोग हैं उनकी 0.14 है, बहुत कम लोग। जो पारसी तो 5,000 लोग आए थे ना फारस से, और इटली की बर्थ रेट 0 हो गई। वहाँ पिछले 6 महीने से कोई बच्चा ही नहीं जन्मा। वो कहते हैं, अभी हमने आपको यूरोपियन टेंडेंसी बताई, उन्होंने कहा आप शादी करेंगे बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, यहाँ वहाँ मारे मारे पिटते हैं, फिर हमारी संपत्ति पे भी हक जताते हैं, बच्चे नहीं करेंगे। समझ आई बात? 6 महीने से इटली को डाइंग कंट्री कहा जाता है, या वो मरने वाला। वहाँ छोटे सारे प्राइमरी स्कूल सब बंद हो गए, है ही नहीं कोई पढ़ने के लिए। ये हालत हो गई। तुमको ग्रोथ रेट समझ में आ गया? अब हम जानेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ का क्या मतलब है? द नंबर ऑफ पीपल एडेड पर ईयर इन स्पाइट ऑफ डेथ और बर्थ। जन्मे हमारे कितना, 1000 लोगों में कितने लोग बढ़ गए, उसको क्या कहेंगे कि एब्सोल्यूट ग्रोथ। ओके कि नहीं? एब्सोल्यूट ग्रोथ 1000 में नहीं ली जाती है, एब्सोल्यूट ग्रोथ ली जाती कितने बढ़े। जैसे हम कहें इंडिया की एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई 1 साल में, तो कह दो हमारे यहाँ 11 करोड़ लोग 1 साल में बढ़ गए, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ। फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा राजस्थान की कितनी, जितने लोग राजस्थान में बढ़े वो राजस्थान की एब्सोल्यूट ग्रोथ है। जो जोधपुर में बढ़े वो जोधपुर की एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ग्रोथ का क्या मतलब है? द नंबर ऑफ पीपल एडेड, ठीक है, इन ए पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो तुमसे पूछूं कि बताओ 51 से 81 तक एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या हुई, तब तुम सिर्फ डिफरेंस करके निकाल देना, बोलना इतने नए लोग ऐड हो गए, मरने और जीना चलता रहा लेकिन इतने ऐड हो गए। द नंबर ऑफ पीपल एडेड टू ए सर्टेन पॉपुलेशन इन गिवन स्पैन ऑफ टाइम। तो उसमें पर ईयर भी नहीं लगाना। समझ में आ गई बात क्या नहीं? देखो नंबर ऑफ पीपल एडेड, ठीक है, टू गिवन पॉपुलेशन, ठीक है, इन गिवन स्पैन ऑफ टाइम। अच्छा, ये जो गिवन स्पैन ऑफ टाइम है ये ड्यू टू अर्बनाइजेशन भी हो सकता है। तुम ये ना सोचो कि जन्मने और मरने की वजह से। हो सकता है कई लोगों को राजस्थान अच्छा लगता हो, हम ही को अच्छा लगने लगा। मैं 8 साल पहले एयरफोर्स छोड़ा यहीं रह गया, यूपी गया ही नहीं, अच्छा लगा तो रह गया। माइग्रेशन ड्यू टू, ये कैसे? अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, अदर भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज डेमोग्राफिक चेंज, इसी तरीके से होता है। चलिए नाउ अब देखिए, दैट इज, देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ इज ड्यू टू व्हाट रीजंस? या ग्रोथ इन पॉपुलेशन क्यों होती है? ओके, देखिए सर वो एब्सोल्यूट नंबर एब्सोल्यूट, दिखाओ जरा। in terms of absolute number and in terms of percentage change per year. The percentage change, the absolute number added each year or decade is the magnitude of increase. ठीक है, इसे absolute number कर लो। absolute number का मतलब कहा जाता है absolute growth। इसी के आगे लिख लो तो ये पता चलेगा कि यही growth है। growth ही तो बोली गई है, तो इसके ऊपर क्या लिख लीजिए? absolute number। तुम्हारी बुक में लिखा है कि number of persons added either in 1 year or 1 decade, 10 साल में कितने बढ़े, जितने बढ़ गए वो एब्सोल्यूट नंबर। बढ़े हुए को बोलेंगे, अभी जो है वो नहीं बोलेंगे कितना बढ़ा, वास्तव में वो ग्रोथ ही है कि नहीं? आगे देखिए नाउ, द अर्बन पॉपुलेशन दैट इज, अब आप देखें, अब तुम हंसी मजाक भी करते हो, इधर कई लोग इंटरेक्ट होते हैं।
तुम्हारी ओर तो देखते हैं सब लोग जब तुम ऐसा करती हो। तो चुपचाप पढ़ो तो कोई तुम्हारी ओर क्यों देखे। चलो अब तेरा देखिए दैट इज जो एब्सोल्यूट नंबर है, एब्सोल्यूट ग्रोथ, इधर ध्यान दिया करो। ये स्मिता तो 4 दिन के मेहमान यानी जानी है। बताओ करो। ठीक है, अब आगे का देखो किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है एब्सोल्यूट ग्रोथ या एब्सोल्यूट नंबर। तो एब्सोल्यूट नंबर या ग्रोथ इन पॉपुलेशन देखो अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। समझ आई बात? वो अंदाज अपना कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कोई हमको देख तो नहीं रहा है। भाई पूरे क्लास में तुम बैठे हो हलचल करोगी तो 4 लोग देखेंगे ना। एब्सोल्यूट नंबर या ग्रोथ इन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन माइग्रेशन। किस वजह से होता है बताओ? लोग यहाँ से वहाँ चले गए, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। गांव के लोग कहाँ चले जाते हैं? अब इन फैक्टर्स को अलग अलग देखेंगे। इन सब चीजों की तो इन सब पर ही डिपेंड करता है। ओके, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी होता है, जैसे इंग्लैंड में हुआ था मैनचेस्टर में। नाउ age composition is one of the main factor of any population। हमारे यहाँ की जो एवरेज एज है वो 35 इयर्स की है। हम वर्ल्ड की मोस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन है। और जबकि अगर जापान की देखो तो जापान की 65 इयर्स, वो बूढ़ी पॉपुलेशन। जब इतना इतना लोग जिएंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली? दैट इट बिकम्स ओल्डर एंड ओल्डर। जितना उस ओल्ड की एज में जाएंगे तो अगर हमें जनसंख्या ज़्यादा है, इफ़ वी कुड नॉट मैनेज, अभी इजराइल ने कहा हमें भेज दो, 1-1 लाख रुपए सैलरी देंगे, यूपी सरकार ने भेज दिए, जाओ लड़ो जाओ। ऐसा हमारे ही लोग तो बाहर जा करके जो यहाँ नौकरी नहीं पाते हैं तो NRI बनते हैं और वहाँ से अपनी सैलरी डॉलर भर भर के भेजते हैं। हमको नुकसान कोई नहीं है, बिकॉज आइदर दे स्टे हियर। मोस्ट ऑफ द हम टर्शरी सेक्टर में दुनिया के नंबर 1 है। हम वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। कॉल सेंटर में इंडिया नंबर 1 है। किसी भी, जब तुम कहीं पर भी विश्व में ये कहते हो कि वीडियोकॉन की मेरी मशीन खराब हो गई है, तो जो उठाने वाला व्यक्ति वो इंडिया का हो। कहीं भी हो, तुम नॉर्थ कोरिया में हो, USA में हो, तुम फोन करोगे जो उठाएगा। इसीलिए तो हम भाषाएं सीख रहे हैं। तुम्हारे क्यों स्पेनिश सिखाई जा रही, फ्रेंच सिखाई जा रही? कॉल सेंटर में जाने के लिए।
वर्ल्ड का नंबर 1, क्योंकि हमसे सस्ती कोई सेवाएं नहीं दे सकता। डॉक्टरी के क्षेत्र में हम नंबर 1 पर हैं। लोग अपना इलाज एरोप्लेन में बैठ के भारत में करा के फिर से अमेरिका चले जाते हैं, वो सस्ता पड़ता है। वहाँ 3 महीने बाद कौन अपॉइंटमेंट ले? बात समझ आई? उनके लिए इलाज प्लेन में बैठकर वीजा लेके इंडिया में करा के लौट जाना ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो तो इस तरीके से कुछ इसके प्रॉस भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं, हमें फायदे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ की जो है सकल घरेलू जो आय है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम है, वो बढ़ती। दीज आर द फैक्टर्स। अब आगे देखो कि दैट इज age composition is the most basic characteristic of population. Age composition is most basic characteristic of population. कि कहाँ की population कैसी है age composition से। इस समय देख लो, अगर आप कहीं की भी देखेंगे, सीरिया की या इन सब जगहों की, यमन की, वहाँ सब जो मिडिल एज वाले वो सब मर गए युद्ध में इससे। तो ऐसे में या तो वहाँ बच्चे बचे हैं या बूढ़े बचे हैं, तो एज कंपोजिशन डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी कि नहीं? अब देखिए, दैट इज द चाइल्ड बिलो 15 years of age आर सेड टू बी अनप्रोडक्टिव। वो तो प्रोडक्टिव नहीं है, हाउएवर दे आर आल्सो एसेट्स ऑफ द कंट्री, बिकॉज इफ दे आर नर्चर्ड प्रॉपरली देन दे मे बिकम द एसेट ऑफ कंट्री। ये भी है कि नहीं? सो चाइल्ड below 15 years of age are said to be unproductive. वो जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनप्रोडक्टिव। एंड टू बी प्रोवाइडेड, और उनको किस चीज में प्रोवाइड करना होगा? एंड टू बी प्रोवाइडेड विद एजुकेशन, उनको सब कुछ चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए, मेडिकल केयर, फूड चाहिए, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, और रहने के लिए लॉजिंग। अब देखिए, वर्किंग एज क्या होती है? 15 years to 59 years is called working age. It contributes towards national income. राष्ट्र की जो इनकम होती है ना, पर कैपिटा इनकम भी होती है। अगर नेशनल इनकम को नेशनल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो क्या चीज आएगी? पर कैपिटा। इट contributes towards नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री पर ईयर, इट्स टोटल वैल्यू इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन देन कम्स एज PCI, पर कैपिटा इनकम। सो नेशनल इनकम क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, या तो प्रोड्यूस किए गए हों, या एग्रीकल्चर से हो या माइनिंग से, जरूरी नहीं कि उत्पादन ही हो, जमीन से भी खोदा वो भी प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड या माइनिंग, पर ईयर इन ए कंट्री इज कॉल्ड GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा ग्रोथ रेट वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, नंबर 1 पे है। हम लोग 8% की ग्रोथ रेट है, हमारा जीडीपी हर साल 8% बढ़ जाता है। समझ आई बात की? जबकि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज का -1 पे चल रहा है, -1 ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा, और अमेरिका का 1% पे चल रहा है, चाइना का भी नेगेटिव चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी प्लानिंग के तहत ही हो सकता है ये चीज हो गई। तो अगर हम कहें पर कैपिटा इनकम, मानसी पर कैपिटा इनकम का जरा फार्मूला तो बताओ।
यही देख लो ना, नेशनल इनकम मान लो तुम्हारे यहाँ $15 ट्रिलियन पैदा हुआ, मतलब ना हमारे यहाँ तो 1 ट्रिलियन ही होता है, ये यूएसए में होता होगा, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसमें सब आ जाएंगे, 0 उम्र के बच्चे से लेकर 80 साल सारी पॉपुलेशन। टोटल इनकम दैट इज नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर इनके पिताजी 80,000 कमा रहे हैं, उनके 4 मेंबर हैं, तो पर कैपिटा इनकम 20,000 पड़ी, ये भी उसमें जुड़ जाएंगे। सिर्फ फादर नहीं जुड़ेंगे, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड होता है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो व्हाट इज पीसीआई? दैट इज नेशनल इनकम और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सर ये डॉलर में होती है? किसी में भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हें वर्ल्ड वाइड कंपेयर करना है तो डॉलर में ही करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ करीब 17,000 रुपए है, उसे डॉलर में बदला जाए तो जो भी होगी, जबकि इंडोनेशिया की 1,70,000। इंडोनेशिया, इसे पूछा गया कि भाई, सिंगापुर से पूछा गया कि आप बोलो डेमोक्रेसी चाहते हो कि ग्रोथ, उन्होंने कहा पैसा चाहते हैं। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी के कॉस्ट पर लोगों की बहुत सारी राइट्स ले लिए गए और वो प्रॉस्पर करते। हमारी 17,000 रहेगी, हम उनके साथ, हमारे साथ वो भी आज़ाद हुआ था, 48 में हुआ था, और उसकी 1,70,000। तो टोटल पॉपुलेशन, अच्छा ये तो तुम्हारा दूसरा हो गया कि 15 ईयर से 59, लेकिन अब 59 ईयर से जो ऊपर होगा वो क्या होगा? जीडीपी इसमें पी का मतलब प्रोडक्ट है, लेकिन उसका मतलब तो एसेट्स ट्रेड हो जाएंगे, ह्यूमंस की बात होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है हम चाहे किसी भी चीज में, हम अगर टर्सरी क्षेत्र में भी सेवाएं देते हैं तो वो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, हम कुछ भी सेवाएं दे रहे हैं, अगर हम इंडियंस हैं और हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद, टोटल, ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, द ग्रॉस नंबर, सबका नंबर। कोई कहते हैं यहाँ इतने लड़कियां इतने लड़के हैं, तो टीचर कहेगा नो ग्रॉस बताओ, सर 40 स्टूडेंट्स, यस। ग्रॉस का मतलब टोटल, सही है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल जीडीपी, घरेलू उत्पाद। अब देखो इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड, so this segment of population is called working population। अब अगला देखें, नेक्स्ट इज people above 59 years can be economically productive though they may have retired। ऐसा नहीं है 59 years के बाद रतन टाटा 80 साल तक जिए अपनी का, तो may be economically productive, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो रिटायर हो गए। सो पीपल above 59 years may be, लेकिन वो एक्टिव या वर्किंग पॉपुलेशन नहीं कह जाएंगे, वो पैसिव सिटीजन है। कैसे हो गए? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है? हाउ मैनी पीपल डिपेंड ऑन वर्किंग क्लास। हमारे यहाँ का डिपेंडेंसी रेशो 3 का हो सकता है। एक व्यक्ति पर कम से कम कितने लोग, पूरे अगर हम पूरी इंडिया की बात देखें तो 3 कम से कम लोग हर कमाने वाले पर डिपेंड है। इसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी। एक वाइफ होगी, 2 बच्चे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर एक बच्चा है तो माता पिता भी तो हो सकते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ पीपल, या ये कह सकते हैं कि जो नॉन प्रोडक्टिव पीपल हु आर पैसिव सिटीजन, एक एक्टिव, डिपेंड ऑन ए पर्सन हु इज प्रोडक्टिव। उसे चीज को क्या कहते हैं? लेट अस सी व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशो। नाउ और कोई भी चैप्टर है क्या आपका सोशल साइंस का जो बच्चा हुआ? ठीक है, चलो नाउ
डिपेंडेंसी रेशो लिखो, नंबर ऑफ people who are non-productive divided by number of people who are productive। अब जरा देखो, मान लीजिए आपके देश की पॉपुलेशन 150 है, इसमें 100 करोड़ लोग नहीं कमाते हैं, 50 करोड़ कमाते हैं, वैसे 50 करोड़ भी नहीं कमा रहे हैं, तो 100 करोड़ ऐसे जो नहीं कमा रहे हैं, इसका मतलब है 50 तो 100/50, हर इसमें का 2 आदमी एक पे डिपेंडेंट है। समझ में आ गई बात कि नहीं? टोटल 150 है, ये 100 करोड़ कौन होंगे? इसके बीवी होंगे या बच्चे होंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये इस पे ही तो डिपेंडेंट है, हर एक पे 2। तो क्या लिखा गया है? डिपेंडेंसी रेशो क्या है बताइए? नॉन वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन। सीधी सी बात है। अगर हम पलक के घर में देखें, अभी जैसे इनके दादाजी भी हों घर में, तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में दादाजी, मम्मी, अगर मम्मी काम नहीं कर रही, हाउस वाइफ है, और पलक ये भी काम नहीं करती, वो भी पढ़ती, तो ये 3 लोग हो गए। और पिताजी इनके एयरफोर्स में हवाई जहाज चला रहे हैं, तो दैट इज, चलो नहीं चला रहे हैं, ठीक है। तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन और डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन, बोल बात समझ आई? It is called dependency. If dependency ratio is high, then the country progress hinders. बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं तो उस पर क्या होता है, कभी कभी जब एडवर्स सिचुएशन आता है, डिपेंडेंसी रेशो की वजह से वो लोन ले लेता है, अब कम लोग डिपेंड होंगे तो आसानी से चलेगा, बहुत सारे लोग डिपेंड होंगे तो क्या होगा? पोवर्टी। तो हाई डिपेंडेंसी रेशो लीड्स पोवर्टी एंड द कंडीशन ऑफ डेब्टनेस। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो हाई डिपेंडेंसी रेशो से क्या होगा? लीड्स, और इससे जो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन भी, उसके बहुत सारे प्लान फेल हो जाते हैं। बहुत लोग डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, सब वर्किंग होने चाहिए। तो लीड्स पॉवर्टी एंड डेब्टनेस। नाउ इसके बाद व्हाट इज द सेक्स रेशो इन इंडिया? अलग अलग जगह अलग अलग है, यानी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज कॉल्ड सेक्स रेशो। वैसे आइडियल कंडीशन 1:1 का है, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है? अगर आप देखें तो 885 फीमेल है हरियाणा में पर 1000 मेल। ये ऐसा होने से क्या होता है, जो 115 आदमी जिनकी शादी नहीं हो पाती वो अपराध की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उनका परिवार ही नहीं है, वो शाम को शराब पियेंगे, इधर उधर घूमेंगे, उनका कोई किसी से लायबिलिटी नहीं है ना। तो ऐसे में क्या होगा, सोसाइटी करप्ट हो जाती है, अपराधीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। और ये अभी हरियाणा में नई प्रथा चली, पंजाब में भी, कि एक की शादी होती है सभी भाइयों से कह दिया था ये सब तुम्हारी बीवी, ये सबकी बीवी है। ऐसा चलता है, हरियाणा पंजाब में चलता है। अच्छा, लेकिन केरला में क्या होता है? केरला में हेल्दी ज्यादा एटमॉस्फेयर, इतनी फीमेल है और पर 1000 में। आप समझिए, केरला का रेशो आप बुक में देखो, रिकंसाइल करो, तो केरला में फीमेल ज्यादा है, सो इट इज ए हेल्दियर रेशो। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 2-4 के इधर उधर से नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज। चाइना में भी बहुत बुरी स्थिति है। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी जब से आई, लड़कों ने वहां पर क्या किया, अल्ट्रासाउंड करा करके, डिटेक्ट करा करके लड़कियों को अबॉर्ट करना शुरू कर दिया। अब वहां सब लड़के रह गए हैं। लड़के रहने की वजह से वो पाकिस्तान से 2 लाख से 10 लाख में औरतों को खरीदते हैं। 2 लाख में एक लेडी खरीद के वहाँ शादी करती है, वो भी आसानी चली जाते हैं, अरे वहाँ अच्छी चीज़ है। और 2 लाख में पाकिस्तान की एक गधी भी चाइना में खरीद जाती है, गधी को खाते हैं उसी पार्टी में और औरतों को शादी करके जाते हैं।
तो पाकिस्तान की दो ही चीजें बिकती हैं, गधी और साथ में औरतें। समझ आया? तो सेक्स रेशो की कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है, आप समझ गए कि नहीं? इट इज ये यहाँ तक कि आपको, आप लोगों ने वो केरला फाइल्स पढ़ी होगी, सऊदी अरेबिया, अरब अमीरात में औरतों की इतनी क्राइसिस है कि हैदराबाद और केरला की 13 साल 14 साल की लड़कियां यहाँ से वो 11-11 लाख रुपए दे के ले जाते हैं, फिर वो खरीदी बेची जाती हैं। दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बोलो, बात समझ आ गई? दैट इज आइडियल सेक्स रेशो इज 1:1। केरला का दिया 1058, ग्रुप में क्या दिया है? 1058। सो आइडियल सेक्स रेशो इज ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ या इंडिकेटर ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन को क्या कहेंगे? तो इज ऑल्सो इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है ऑफ नेचर ऑफ पॉपुलेशन। इसके आगे कल इसी चैप्टर पर ये व्योम की किताब है। लास्ट चैप्टर है उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर। पता नहीं, वो एक मार्क्स का भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है। पेस्टलिस्ट मूवमेंट है, इससे क्या? फिर पेस्टलिस्ट से अगर उसका ऊपर से भी पढ़ाते हैं तो हो जाए, क्योंकि मैम समझ हो गया। सर हमारे कोई चैप्टर नहीं आ रहा है इसलिए मैं वो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियल वो वाला नहीं नहीं यार, नहीं आएगा। तो मेहनत और एक नॉलेज का भी फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा मतलब ये कोई नया आ रहा तो मैं बता दूंगा उसके बारे में। पेस्टोलॉजिस्ट का आप लोग चेक करके बताना आ रहा है कि नहीं, ये तो इनको अलग से बताना। सर सिलेबस भेज दिया, मैं भेज दूंगा। भेज दीजिए।